हेलो बच्चा पार्टी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है एकाग्रता सीए यूट्यूब चैनल कॉमर्स अड्डा 247 और सीयूईटी अड्डा 247 पे मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त अंशुल अग्रवाल। कहता हूं आप सभी का स्वागत। वो सभी बच्चे जो 11th में है, 12th में या फिर कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, आप सभी को मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा सलाम। आप लोग देख रहे हैं मुझे बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग इस अमेजिंग सीरीज में, जहां पर शाम का 6 बजे जैसे ही घड़ी पे 6 बजते हैं मैं आप लोगों के सामने आ जाता हूं, आप लोगों को बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बताने। ठीक है, क्विक इंट्रोडक्शन मेरे बारे में, जो सब लोग मुझे नहीं जानते। मेरा नाम है सीए अंशुल अग्रवाल। मैंने एक साथ दोनों प्रोफेशनल कोर्सेज कंप्लीट किए हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में कंप्लीट किया है। पिछले 12 सालों से मैं पढ़ा रहा हूं। बिसाइड्स बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, लाइफस्टाइल ब्लॉगर हूं, जोश टॉक का स्पीकर रह चुका हूं। सिंपली गूगल पे, यूट्यूब पे जाकर आप टाइप कर सकते हैं मेरा नाम अंशुल अग्रवाल जोश टॉक, और आप मेरा जोश टॉक का स्पीच देख सकते हैं। I was merit ranker in 12th standard from महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, और इसके अलावा मैं सीए फाउंडेशन में अकाउंट्स पढ़ाता हूं, इंटरमीडिएट में अकाउंटिंग और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाता हूं। मैं पहले 11th 12th पढ़ाया करता था, लेकिन अब क्योंकि सीए में जिम्मेदारियां बढ़ गई है, एकाग्रता सीए फाउंड किया है, अड्डा 247 पे मैं स्ट्रैटेजी डायरेक्टर हूं। मतलब मैं अड्डा 247 पे समझाता हूं कि भैया कैसे बैचेस आनी चाहिए, किस तरीके से टीचिंग होनी चाहिए, टाइम टेबल्स बनना चाहिए। तो ये चीजों की वजह से 11th 12th अब नहीं पढ़ाता, लेकिन कंटेंट बिल्कुल सेम है। और मुझे लगा कि यार ये जो बेसिक सीरीज है ना, ये बेसिक सीरीज को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, है ना। आई थिंक कुछ कैमरा में इशू आ रहा है। ओके, ये बेसिक सीरीज को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, जहां पर 11th 12th वाला बच्चा बिल्कुल बेसिक से अकाउंटिंग पढ़ सकता है। ग्रेजुएशन वाले मेरे दोस्त पढ़ सकते हैं, होटल मैनेजमेंट वाले मेरे दोस्त पढ़ सकते हैं। तो सीरीज अगर अच्छी लगे ना, तो दोस्तों के साथ प्लेलिस्ट की लिंक शेयर कर देना। आपको कंटेंट अच्छा लगे, सच्चा लगे, अगर आपको लगे कि आप जो अपना समय यहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस समय के बदले आपको वैल्यू एडिशन मिल रहा है, तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करके मुझे बताइएगा। मेरी जिंदगी में मैं ये 3 सक्सेस मंत्रास पे बिलीव करता हूं। मेरा टाइम टेबल आप लोगों के सामने, एकाग्रता सीए जो हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पे मैं लाइव आता हूं शाम को 6 बजे, मंडे टू फ्राइडे शाम को 6 बजे। जैसे कि अभी 6 बज गए, तो वहां पर मेरी एक फ्री बैच चल रही है, सफलता सीए फाउंडेशन 2025 बैच। अब ये बैच जनवरी 25 का बच्चा देख सकता है, लेकिन सिलेबस जनवरी 25 तक कंप्लीट नहीं होगा। यह सिलेबस कंप्लीट होगा मई 25 से पहले पहले। अड्डा 247 के ऐप पे और जो उसका वेब वर्जन है, उस पे हम लोगों की रेगुलर बैचेस चल रही है। तो आप अगर चाहें तो हमारे सब्सक्रिप्शंस ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, अगर किसी को भी थोड़ी भी दिलचस्पी है कि सीए कौन होता है, कैसे किया जाता है, एक बहुत बढ़िया वीडियो आप लोगों के लिए मैंने बनाया। सिंपली ये क्यूआर कोड को स्कैन कीजिएगा और इसको स्कैन कर कर आप मेरी वो वीडियो एक्सेस कर सकते हैं। करेक्ट। अब अगर कोई भी चीज अच्छी लगती है तो बेटा सबके साथ शेयर करना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दीजिए और मुझे टैग कर देना @IMCACS अंशुल। वैसे आपके इस बड़े भाई को गूगल बहुत अच्छे से जानता है। गूगल पे सिंपली जाकर आप मेरा नाम टाइप कर सकते हैं। बच्चे बहुत कुछ टाइप करते हैं। जो बच्चे सीए कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैं बता दूं, ये एक हमारी वर्चुअल लाइब्रेरी है, मेरी नहीं, पूरी की पूरी टीम की। सारे के सारे टीचर्स का यहां पर आपको कंटेंट मिलेगा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में। तो अगर आप जनवरी 25 एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप इसको स्कैन जरूर करें। हमारी पूरी टीम, जिसको बच्चों ने प्यार से नाम दिया है दी बाहुबली टीम ऑफ एकाग्रता, आपका स्वागत करती है। और अड्डा 247 के साथ हम लोग लेकर आए आपके लिए स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस। हम लोग लेके आए सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट का महापैक और महापैक प्रो, जहां पर एक सब्सक्रिप्शन में आपको सारे टीचर्स का सारा कंटेंट मिलेगा। वो बैचेस जो हमारी पहले हो चुकी है, वो बैचेस जो हमारी चल रही है और वो बैचेस जो आने वाली है। तो अगर आप जनवरी 2025 एस्पायरेंट है तो 5000 रुपए में हमारी बैच है, लाइव बैच है। आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, ये हैशटैग को यूज करें, हैशटैग सीए बाहुबली टीम। नाउ अकाउंटिंग का मतलब हम लोग देख चुके हैं, किसी भी तरीके की अकाउंटिंग के अंदर ये बेसिक हिस्ट्री हम लोग देख चुके हैं। सर लूका डी पैसियोली, नमस्कार, इनसे हम लोग मिल चुके हैं। इटालियन मैथमेटिशियन है जिन्होंने प्लस और माइनस से खोज कर दी थी भैया जी अकाउंटिंग के, और 2 शब्द बनाए थे, डेबिट एंड क्रेडिट। सर ल्यूका डी पैसियोली ने इस धरती की सबसे पहली किताब लिखी है डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग पे, जिसकी बुक का पेज यहां पर आप लोगों के सामने, सुमा डे अरिथमेटिका 1494 में यह किताब इन्होंने लिखी है, जहां पर पूरी दुनिया में सर ल्यूका डी पैसियोली का परचम लहराता। हमारे यहां पर देश में, हिंदुस्तान में, भाई साहब चाणक्य जी कौटिल्य अर्थशास्त्र में अकाउंटिंग के बारे में मेंशन करते हैं, जो मुगल एम्पायर में एक एडवाइजर हुआ करते थे।
हमने देखा अकाउंटिंग बॉडी के बारे में, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो कि 1 जुलाई 1949 को बना था। ये हमारे देश का, भारत देश का, हिंदुस्तान का अकाउंटिंग बॉडी। एक सवाल मैंने आपसे पिछले क्वेश्चन में पूछा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों की वो कंपनी जिसने हमारे देश को, हिंदुस्तान को लूटा है, ये कंपनी किस दिन बनी, उसका डेट मुझे बताइएगा लाइव चैट में या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको मुझे बताना था। कुछ बच्चों के कमेंट्स आए, कुछ बच्चों के नहीं आए। जिनका नहीं आया मैं आपको यहां पर आज इसकी डेट बताता हूं। बेटा जी, ईस्ट इंडिया कंपनी की इनकॉर्पोरेशन हुई थी, मतलब ये कंपनी बनी थी 31 दिसंबर। जानना चाहोगे? नहीं, इतने आसानी से नहीं दिखाऊंगा, पहले मैं लिखूंगा और फिर मैं दिखाऊंगा। ईस्ट इंडिया कंपनी बना था 31 दिसंबर, बताऊं? Am I a joke to you? सर 1600 में है ईस्ट इंडिया कंपनी, 1600, अभी 2024 1600 में। यस, मजाक नहीं कर रहा हूं। ओहो, ये क्या हो गया? खुद से ही खुद पे आक्रमण। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में। सर दिखाओ, भरोसा नहीं है मुझ पे, रुको अभी दिखाते हैं। किधर गए हमारे क्रोमवा, ससुरा गूगल क्रोमवा, किधर गए आप? आ जाओ क्रोम जी, खुद के हाथ से खुद पे आक्रमण कर बैठे हैं। मन नहीं है? इनको बुला लूं अगर आपका मन नहीं है तो। एच को बुला लूंगा अगर आपका मन नहीं। चलिए यहां पर माइक्रोसॉफ्ट एज के पास चलते हैं। कभी कभी क्रोम थोड़ा नाटक करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, विकिपीडिया पे मैं जा रहा हूं। ईस्ट इंडिया कंपनी आप लोगों के सामने मैंने सर्च किया है, विकिपीडिया का ये आर्टिकल है। अब जरा देखिएगा, मैं इस आर्टिकल को नीचे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं। आपकी कोई खास जरूरत नहीं है भाई साहब, आप उधर जाएं, आप उधर जाएं, आप उधर जाएं और आप इधर आए। ईस्ट इंडिया कंपनी फाउंडेड ऑन 31 दिसंबर 1600, 423 years ago। भाई साहब क्या है ये? हाँ भैया बोले थे ना कि शाम के 6 बजे बहुत जानकारी मिलेगी तुमको, बहुत ज्ञान मिलेगा, ऐसा ज्ञान मिलेगा जैसा कहीं पढ़े नहीं होंगे। अकाउंटिंग ऐसा पढ़ाएंगे, ऐसा पढ़ाएंगे, क्या बोला, कैसा पढ़ाएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी कब बना था? बरखोतार 31 दिसंबर 1600 को बना था। सोच के देखिएगा जरा, मतलब हमारा तो क्या मालूम काहे रहा होगा 1600 में। ये देखिए 1600। अच्छा खास बात देखना, खास बात देखना, ये कंपनी के प्रोडक्ट्स देखो। ये कंपनी किन प्रोडक्ट्स में डील करती है? कॉटन मतलब कापूस, कपास, रुई, सिल्क, इंडिगो मतलब नील, है ना, मोहनजोदारो मूवी में भी देखा ऋतिक रोशन जी नील बेचते हैं। शुगर, शक्कर, नमक, स्पाइसेस, सॉल्ट पेट्री, टी एंड ओपियम। ओपियम, ओपियम बोले तो ओहो, ये क्या कर गए बरखुरदार, ये क्या कर गए बरखुरदार। ओपियम इज अ ड्रग्स। तो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, मैं वापस वहीं पर आ रहा हूं। बेटा जी, ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में आने का कारण क्या था? क्योंकि वो हमारे देश में ट्रेड करने आए थे और फिर ट्रेड करते करते धीरे धीरे जब देखा कि हमारे देश में कुछ नहीं है तो सब सामने लूट कर चले गए। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग हम लोग देखे हैं 5 है। सबसे पहले है कॉस्ट अकाउंटिंग, कल की क्लास में हम लोग देख लिए हैं लेक्चर नंबर 2 में। कॉस्ट अकाउंटिंग का हमने ऑब्जेक्टिव देखा है बेटा। सबसे पहले कॉस्ट का मतलब समझे थे, अमाउंट पेड आउट ऑफ योर पॉकेट, जो भी पैसा आप अपनी जेब से बाहर देते हैं उसको कहते हैं कॉस्ट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग है 3। पहला ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट असरटेनमेंट, कॉस्ट का पता लगाना। दूसरा है कॉस्ट को रिड्यूस करना। तीसरा है कॉस्ट को कंट्रोल करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट इक्वेशन बताया था मैंने आपको, कॉस्ट प्राइस प्लस सेलिंग प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस काफी बार हमारे कंट्रोल में होती है, काफी बार हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं अगली ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग जिसको कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फोकस कीजिएगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग को कैसे डील करना है। एक ही मिनट दीजिएगा मुझे, फिर से कुछ राहु काल चल रहा है भैया, बताइए जरा। हमारे सेशन में आपका जरूरत नहीं था भैया जी, और आपका भी बरखुरदार ना यहाँ जरूरत नहीं था। आप ना पहली फुर्सत से यहाँ दफा हो जाइए। अब यहाँ पर मैं आपको बहुत ही फैंटास्टिक चीज सिखाने वाला हूँ जनरल नॉलेज की, ठीक है। ये क्या है? पिरामिड है।
दोस्तों मैं बिलोंग करता हूं एक मारवाड़ी फैमिली से, अग्रवाल हूं। बचपन से मैंने घर में धंधा देखा है, बिजनेस देखा है। दादाजी भी वही करते थे, नाना जी भी वही करते थे, ताऊ जी, चाचा जी, पापा, हर कोई बिजनेस वाले। ठीक है, एक डायलॉग मैंने सुना है, ठीक है, आप लोग कनेक्ट कीजिएगा, आप लोगों ने जो सुना है, आप लोगों की जो सिचुएशन है उसके हिसाब से, कि यार अगर किसी दिन पापा को हम कहते थे यार आज दुकान मत जाओ ना यार, आज घर पे रहो, बाहर चलते हैं, घूमने चलते हैं, पिक्चर चलते हैं, होटल में खाना खाने चलते हैं, सो ऑन। तो पापा का एक डायलॉग ना हमेशा फिक्स होता था कि यार अगर मैं दुकान नहीं गया, मैं गल्ले पे नहीं बैठा, तो दुकान के आदमी ना पैसों की हेरा फेरी कर लेंगे। ये शब्द ना मेरे दिमाग में बैठ गया कि यार ये बात तो सही है। मतलब अगर धंधा करना है, अगर बिजनेस करना है, तो पापा को ही दुकान पे बैठना पड़ेगा, और अगर पापा दुकान पे नहीं बैठे तो भैया धंधा चलने वाला नहीं है, क्योंकि हेरा फेरी हो जाएगी। फिर जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ और मैंने बड़े बिजनेसेस देखे, जैसे कि रिलायंस, अंबानी, बिरला, टाटा, मैंने देखा यार कि ये दुकानदार तो ऐसे दुकानदार है जो अपनी दुकानों पे गए भी नहीं है। मतलब यार इमेजिन करो, अंबानी जी की अपनी हर एक आउटलेट पे गए हमेशा? द आंसर इज नो, एब्सोल्युटली बिग है नो नो। तो यार इनका इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर चलता कैसे? ऐसे चलता है जो अभी मैं आपको यहां बताने वाला हूं। सबसे पहले मैनेजमेंट शब्द का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेज करना। अलग अलग टर्म्स इससे रिलेटिंग आप लोगों ने सुने होंगे, जैसे कि इवेंट मैनेजमेंट, है ना, जैसे कि होटल मैनेजमेंट। यार ये जो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, आईपीएल होता है, आईफा अवार्ड शो होता है, या अंबानी जी की शादी होती है, इतने बड़े बड़े जो इवेंट्स होते हैं, ये इवेंट्स में मतलब हमारे यहां तो मैंने देखा है शादी के बाद घर के लोग ऐसे मरे पड़े होते हैं, हाँ बेटी की शादी हो गई, बस भैया अब तो कुछ नहीं हो रहा, कमर टूट गई, हालत खराब, ये वो। इन लोगों की तो हालत खराब नहीं होती। भाई साहब अंबानी जी की शादी कितने साल भर चली है शादी, एक प्रोग्राम खत्म हुआ नहीं, अरे भाई साहब इतना तामझाम का प्रोग्राम, बाद में पता चला है तो प्री वेडिंग है? फिर बाद में शादी होती है, शादी होने के बाद में फॉरेन में रिसेप्शन होता है, भाई साहब खत्म ही नहीं हो रहा। अरे इनकी कमर नहीं टूट रही, इनके थकान नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? क्योंकि इन्होंने पूरा के पूरा इवेंट मैनेजमेंट को आउटसोर्स किया होता है। इवेंट मैनेजमेंट का मतलब होता है टू मैनेज द इवेंट, उस इवेंट का देखभाल करना, पूरा मैनेज करना, ए टू जेड सारी चीजों का अरेंजमेंट करना, उसको कहते हैं इवेंट मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट का मतलब क्या है? आप होटल को कैसे मैनेज करते हैं, वो है होटल मैनेजमेंट। ठीक उसी में यहां पर ये मैनेजमेंट शब्द का मतलब आता है बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक है, हम लोग बिजनेस मैनेजमेंट में यहां पर ये देख रहे हैं, सबसे पहले समझना, ये कोई भी कॉर्पोरेट जो है ना, वो अपने बिजनेस को 3 लेवल्स में डिवाइड करता है। सबसे ऊपर का जो लेवल होता है उसको कहते हैं टॉप लेवल और एग्जीक्यूटिव लेवल। द टॉप लेवल और द एग्जीक्यूटिव लेवल, इट इज द टॉप मोस्ट लेवल। ये वो लेवल होता है जहां पर बैठे होते हैं डायरेक्टर्स, जहां पर बैठे होते हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, जहां पर बैठे हैं मुन्ना कंपनी के चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, पार्ट टाइम डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ, एफएफओ, एबीओ, एक्सीओ, क्या क्या जितने भी वो लगाने लगा लो भाई। ये वो लोग होते हैं जो कंपनी के लिए फ्यूचर डिसीजंस लेते हैं, पॉलिसी बनाते हैं कि हाँ अब कंपनी के लिए हमें अगले साल में क्या करना है, कौन से प्रोडक्ट लाने हैं, कैसे लाने हैं, किस दाम पे लाना है, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करना है। दे आर द पॉलिसी मेकर्स, डिसीजन मेकर्स। ये वो लोग होते हैं जो पारदर्शी और दूरदर्शी होते हैं, जो कंपनी के लिए आगे का विजन रखते हैं कि हाँ आज से 2 साल बाद, आज से 10 साल बाद, आज से 100 साल बाद हमारी कंपनी ऐसी होगी। फिर ये लोग जो डिसीजन लेते हैं, ये डिसीजंस को पूरा करवाने का काम होता है दूसरे लेवल का, जिसको कहते हैं मिडिल लेवल या मैनेजरियल लेवल। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैनेजर? बड़ी इंटरेस्टिंग है, बता रहा हूं। एक कोर्स होता है जिसका नाम है एमबीए, जिसके अंदर मैनेजर की डेफिनेशन है, हु इज अ मैनेजर? अ मैनेजर इज अ पर्सन हु कैन गेट वर्क डन फ्रॉम अदर्स। मैनेजर कौन होता है? मैनेजर वो होता है जो दूसरों से काम करवा सके, जो दूसरों से काम करवा के लेता है, वो मैनेजर कहलाता है। तो ये जो टॉप लेवल है, जिसको हम एग्जीक्यूटिव लेवल कहते हैं, इन्होंने कुछ डिसीजंस लिए हैं, कुछ पॉलिसीज बनाई है कंपनी को लेकर,
कि भाई साहब ये मेरी कंपनी है, इस तरीके से चलेगी। अब ये पॉलिसीज का एक्चुअल आउटकम कब आएगा? जब उस पर काम होगा। ये काम करने वाले जो लोग होते हैं उनको कहते हैं बॉटम लेवल या ऑपरेशनल लेवल। सुकून भरी जिंदगी है, चिल जिंदगी। बॉटम लेवल या ऑपरेशनल लेवल मतलब ये वो लोग होते हैं जो एक्चुअल में इनके डिसीजंस को एग्जीक्यूट करते हैं। यहां पर हम लोग होते हैं। अभी ये मत पूछना सर अगर मैं सीए बना तो मैं कहां पर लगूंगा? सीधा टॉप लेवल पे। क्यों? चाचा विधायक है? कैसे? अरे भैया ऐसे नहीं बनते, ऐसे नहीं बनते। टॉप लेवल पर ऐसे नहीं पहुंचते। या तो टॉप लेवल पर पहुंचने के लिए अंबानी बिरला टाटा के घर में पैदा होना पड़ता है, या फिर काबिलियत रखनी पड़ती है। काबिलियत, अपनी मेहनत से, काबिलियत से टॉप लेवल पे पहुंचना पड़ता है। शुरुआत सबकी यहीं से होती है। मतलब ये लोग डिसीजंस लेते हैं, इनके डिसीजंस पे एग्जीक्यूशन ये लोग करते हैं, और ये लोग वो होते हैं जो इन पे नजर बनाए रखते हैं, जो सुपरविजन रखते हैं। तो इसको, ये जो आप डायग्राम यहां पर देख रहे हैं, टिपिकली दोस्तों ये डायग्राम को कहा जाता है 3 टियर मैनेजमेंट। यहां पर ये जो वर्ड है ना टियर, टियर का मतलब होता है लेवल, 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। और दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, ध्यान से सुनना, दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग which deals with preparation of MIS report, नया टर्म बता रहा हूं, that branch of accounting which deals with preparation of MIS reports। MIS का फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। वो जो टॉप लेवल है ये कभी कस्टमर से नहीं मिलता है। दुकानदार ये है, दुकान पे ये बैठता है, कस्टमर से ये मिलता है, गाली ये सुनता है, वसूली ये करता है, ये सिर्फ डिसीजन लेता है। ये जो टॉप लेवल वाला है ये कस्टमर से नहीं मिला है, पर डिसीजन वो लेता है, डिसीजन वो लेता है। हाउ इज दैट पॉसिबल? तो ये टॉप लेवल को डिसीजन लेने के लिए ना चाहिए कुछ डेटा, कुछ ग्राफ्स चाहिए, कुछ चार्ट्स चाहिए, कुछ एनालिसिस चाहिए, रेशियोस चाहिए, परसेंटेज चाहिए, जिसके बेसिस पर ये डिसीजन लेते हैं। और ये वाला जो लेवल, ये जो रिपोर्ट्स होती है ना, इसको कहते हैं MIS रिपोर्ट्स, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट्स। एक होमवर्क देता हूं, मैंने कल भी आपको एक होमवर्क दिया था, एक पिक्चर देखने का है ना, फर्स्ट लेक्चर में दिया था। आज भी मैं आपको एक होमवर्क देता हूं। एक मूवी है बहुत बढ़िया, वो हर कॉमर्स वाले बच्चों को देखनी चाहिए। मूवी का नाम है कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट थोड़ी पुरानी पिक्चर है, बिपाशा बासु वगैरह है, और कुछ प्रतिबंधित चीजें भी है, उस समय आंखें बंद कर लीजिएगा। बाकी मूवी जो है वो कोको कोला और पेप्सी कंपनी की राइवलरी के ऊपर बेस्ड है। तो 2 सॉफ्टवेयर कंपनीज है, उसकी राइवलरी पे बेस्ड है। और एक शब्द मैं बता रहा हूं, उस शब्द का नाम है कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स। कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि किसी कंपनी के अंदर जो राजनीति चलती है, आपको क्या लगता है राजनीति नहीं चलती है? राजनीति पॉलिटिक्स कहां नहीं चलती है? हमारे घरों में चलती है, मम्मी की, चाची जी के साथ, ताई जी के साथ, दादी जी के साथ चलती है। घर में पॉलिटिक्स चलती है, ऑफिस पॉलिटिक्स होती है, स्कूल पॉलिटिक्स होती है, देश की भी राजनीति होती है। वैसे ही कंपनी में भी राजनीति चलती है। तो कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स का क्लासिकल एग्जांपल है, ये पिक्चर देख लेना जिसका नाम है कॉर्पोरेट। कोको कोला और पेप्सी को, ये कंपनी के ऊपर बनी है ये पिक्चर, जहां पर आपको समझ में आएगा कि लिटरली कैसे कंपनी डिसीजंस लेती है। जो MIS रिपोर्ट्स में बता रहा हूं उसको बहुत बखूबी उस मूवी के अंदर दिखाया गया है, बहुत ही ब्यूटीफुली वहां पर दिखाया गया है। तो कंपनीज बड़े बड़े डिसीजंस लेती है। मतलब एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूं। कई साल पहले की बात है, ध्यान से सुनिएगा। पार्ले जी बिस्किट आपको पता है देश का सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट है। वो उस समय 4 रुपए का आया करता था। अब कई साल हो गए थे, पार्ले जी ने अपने बिस्किट के प्राइजेस बढ़ाए नहीं थे। तो पार्ले जी ने डिसीजन लिया कि यार एक काम करते हैं ना, हम इस पैकेट का जो दाम है वो 4 रुपए की जगह 5 रुपए कर देते हैं। उनको लगा कि यार हमारे देखो खर्चे तो हर साल बढ़ते ही हैं, लेकिन इनकम अगर नहीं बढ़ेगी तो फिर तो कंपनी का प्रॉफिट कम होता रहेगा। तो पार्ले जी ने सोचा कि क्यों ना हम इसका दाम बढ़ा देते। तो उन्होंने क्या किया, 1 रुपए से, सिर्फ 1 रुपए से दाम बढ़ा दिया। मतलब 4 रुपए का पैकेट हो गया 5 रुपए। आपको पता है क्या हुआ? ये 1 रुपए का दाम बढ़ाने की वजह से पार्ले जी का सेल गिर गया। कस्टमर्स ने पार्ले जी बिस्किट छोड़कर ब्रिटानिया का टाइगर बिस्किट एक आता था वो खाना चालू कर दिया, जो 4 रुपए में बिक रहा था। बेटा यहां पर समझना,
अब आप सोचोगे कि 1 रुपए में क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। कस्टमर किसी का सगा नहीं होता है, ये समझ लेना। कस्टमर लॉयल्टी इज अ मिथ। अगस्त 2016 में जब रिलायंस जियो आया था, जिसने अनाउंस कर दिया था फ्री डेटा, फ्री कॉलिंग, भाई साहब जितने भी लोग जो कई सालों से एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, हच इन सब के कस्टमर थे, इन सब लोगों ने अपने एग्जिस्टिंग ऑपरेटर्स को छोड़कर मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के तहत जियो में पोर्टेबल एमएनपी करवा लिया था, पोर्ट करवा लिया था जियो में सबने। कस्टमर किसी का सगा नहीं होता है। और इधर जिस दिन जियो ने पैसे चार्ज करना चालू किया, कस्टमर ने कंपैरिजन कर लिया, अच्छा अगर एयरटेल में मुझे बेटर डील मिल रही है, मैं एयरटेल में वापस शिफ्ट कर लूंगा। कस्टमर तो ऐसा ही है। इसको इकोनॉमिक्स में कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक कंसेप्ट पढ़ेंगे आप इकोनॉमिक्स में, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बहुत ही ब्यूटीफुल कंसेप्ट है जो कहता है कि यार किसी भी प्रोडक्ट की जो डिमांड है, अगर वो उस प्रोडक्ट के दाम से फ्लक्चुएट होती है तो उसको कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मतलब ये शब्द आता है इलास्टिक से। इलास्टिक जितना खींचोगे उतना फैलेगा, नहीं खींचोगे श्रिंक हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो प्राइस इलास्टिसिटी मतलब आखिर कितना है प्राइस की वजह से इलास्टिसिटी। तो ये बात तो फैक्ट है दोस्त। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ये बहुत अमेजिंग चीज है। पार्ले जी वालों ने देखा कि यार 1 रुपए से अगर हमने हमारा दाम बढ़ा दिया तो हमारा सेल गिर गया। मतलब इतने साल कस्टमर को हमने एक अच्छा प्रोडक्ट खिलाया है। इस देश का सबसे बड़ा बिस्कुट हम बने हैं। गांव गांव में हम बिस्कुट नहीं बिस्कुट, और गांव गांव में हमारी पहुंच। आप बिलीव नहीं करेंगे, कुछ ही महीनों में पार्ले जी को अपने बिस्किट के पैकेट का दाम 5 रुपए से घटाकर वापस 4 रुपए करना पड़ा। मैनेजमेंट मजबूर हो गया, क्योंकि मैनेजमेंट को जो ये रिपोर्टें मिली थी, MIS रिपोर्ट मिली थी, इसमें साफ साफ दिखकर आ रहा था कि 1 रुपया दाम बढ़ाने के वजह से पार्ले का सेल डिक्रीज हो गया। कस्टमर टाइगर पे शिफ्ट हो गया था। जैसे ही पार्ले का प्राइस वापस 4 रुपए हुआ, कस्टमर टाइगर छोड़कर वापस पार्ले पे। बताओ कस्टमर किसका सग्गा रहा? किसका सग्गा रहा? किसी का सग्गा नहीं रहा। लॉयल्टी टू नो वन, लॉयल्टी इज अ मिथ, लॉयल्टी इज एब्सोल्युटली मिथ। 1 रुपए के चक्कर में तुमने तुम्हारा ईमान, जमीन सब छोड़ दिया, तुमने सब कुछ भूल गया। हाँ, आज पार्ले जी 5 रुपए का, क्योंकि आज वर्चुअली सभी चीजें 5 रुपए की है। फिर ब्रिटानिया ने भी रेट बढ़ा दिए, पार्ले जी ने भी रेट बढ़ा दिए। तो यार सिंपल सी चीज है, अगर रेट बढ़ा रहे हो तो सब जने बढ़ाओ, और रेट घटा रहे हो तो सब जने घटाओ। आपको पता है ये प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस वॉर, जो भी नाम आपको कहना है, ये एक रीजन है जिसकी वजह से इंडिया में कोई भी एयरलाइंस टिक नहीं पा रही है, चल नहीं पा रही है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको थोड़े आंकड़े दे दूं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का पार्ट है। भारत, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसका एयर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, वन ऑफ द हाईएस्ट एयर ट्रैफिक्स इन द वर्ल्ड। मतलब इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर, नंबर ऑफ पैसेंजर्स, बहुत ऐसे लोग हैं। आजकल आप एयरपोर्ट्स पे जाकर देखेंगे, मेरे व्लॉग्स देखिएगा, आपको पता चलेगा। अंशुल अग्रवाल नाम से यूट्यूब चैनल है, आप देखेंगे, मैंने व्लॉग्स बनाए, रेलवे स्टेशन से ज्यादा भीड़ें होती है एयरपोर्ट पे, इतने लोग होते हैं, क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ गई है, लोगों की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई है, लोग समय को कीमत देने लगे हैं। लोगों को लगता है कि हाँ, अगर मैं प्लेन से सफर करूंगा, मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा, मेरा काम हो जाएगा, दैट्स ऑल। तो लोग सोचते हैं कि नहीं भैया, मुझे तो पैसा ज्यादा लगेगा, चलेगा, मेरे को प्लेन से जाना है। लेकिन इन सब चक्कर में क्या हुआ, आप समझो, इतना बड़ा देश, इतने सारे पैसेंजर्स, आइडियली अगर आप सोचो, डिमांड सप्लाई का लॉजिक यहां लगाओ, तो हमारे यहां की तो सारी एयरलाइंस कंपनी प्रॉफिट में होनी चाहिए। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, फॉरगेट अबाउट प्रॉफिट, हमारे देश की कई एयरलाइंस कंपनी बंद हो चुकी है, और सिर्फ एक कंपनी है जो मार्जिनल प्रॉफिट पे बैठी है, उसका नाम है इंडिगो एयरलाइंस। मतलब कई सालों तक तो इंडिगो भी लॉसेस में थी, उसके बाद में इंडिगो ने ब्रेक इवन किया। याद है ना, कल की क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा होता है? इट इज दैट पॉइंट वेयर देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। तो कई सालों तक तो लॉसेस में थी, फिर ब्रेक इवन किया, अब जाकर मार्जिनली प्रॉफिट में। मैं शेयर होल्डर हूं इंडिगो का, इंटर ग्लोब एविएशन ये नाम है कंपनी का। मतलब आप एक बार इमेजिन करो, इतना बड़ा देश, आज भी इतना डिमांड है ना इंडिया में, इतना ट्रमेंडस डिमांड है।
आप नाम लीजिए, हर एक एयरलाइन घाटे में थी, बंद हो गई है। एक समय पे जेट एयरवेज हुआ करती थी, बंद हो गई। किंगफिशर एयरलाइंस होती थी, बंद हो गई। गो एयर होती थी, बंद हो गई, है ना, वाडिया फैमिली की एयरलाइंस थी, गो एयर बंद हो गई। आकाशा चल रही है लिमिटेड ऑपरेशंस के साथ, स्पाइस जेट बंद होने की कगार पे, लिमिटेड ऑपरेशंस चल रहे हैं। जेट कनेक्ट नाम की एक फ्लाइट होती थी, बंद हो गई। डेक्कन एयरवेज थी, बाद में एक्वायर हो गई, बंद हो गई, खत्म हो गई, बिल्कुल शून्य, जीरो हो गई। किंगफिशर एयरलाइंस ने उसको एक्वायर किया था। मतलब मैं क्या ही नाम बताऊं, इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया 60,000 करोड़ के कर्ज में था। वो तो धन्य वो टाटा ग्रुप का, जो टाटा ग्रुप ने उसको टेक ओवर कर लिया है। तो अब इंडिया में टाटा की 3 एयरलाइंस है, एयर इंडिया, विस्टारा और एयर इंडिया, विस्टारा और एयर एशिया। अब इन तीनों को वो मर्ज कर रहा है एयर इंडिया से। आई थिंक कुछ 15 नवंबर वगैरह से वो मर्जर अनाउंस्ड है। तो 15 नवंबर के बाद विस्टारा अलग नहीं दिखेगी, एयर एशिया ऑलरेडी अलग दिखना बंद हो गई है। तो अब ये तीनों मिलकर एक हो जाएगी एयर इंडिया के नाम से, विच इज ओन्ड बाय टाटास। तो अब लॉजिक सोचो ना यार, कि आखिर जब हम लोग काफी बार धंधा करते हैं तो सोचते हैं कि हमारे पास ग्राहक नहीं है, तो हम धंधा कैसे करेंगे। आप तो ऐसी जगह बैठे हो जहां आपके पास ग्राहक ही ग्राहक है, फिर भी आपको धंधा बंद करना पड़ रहा है। क्यों? मैनेजमेंट की रिपोर्ट्स में समझ में आ गया कि अब ये बिजनेस हम नहीं चला सकते। तो दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, मैं इसलिए पहले दिन आपको क्या समझाया, अकाउंटिंग का मतलब दोस्त सिर्फ प्रॉफिट लॉस नहीं है, हर जगह हर एक काउंटिंग में अकाउंटिंग है। तो दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच डील्स विद प्रिपरेशन ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट्स, उसको कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगली ब्रांच की तरफ बढ़ते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। क्या मतलब है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग? बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। तो दोस्तों, मैं जब सीए के अंदर ना हमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी होती है जिसको कहते हैं आर्टिकलशिप। तो एक बार दो एग्जांपल्स मैं यहां पे दूंगा आपको। आर्टिकलशिप जब मैं कर रहा था, तो आर्टिकलशिप के अंदर का किस्सा है, मैं एक बार गया एक मिनरल वाटर के ऑडिट पे, मिनरल वाटर की कंपनी के ऑडिट पे। ऑडिट मतलब वहां जाकर हम चीजों को चेक करते हैं ना, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आप वहां जाकर चीजों को चेक करते हैं कि सब कुछ लॉ के अनुसार है कि नहीं है। तो मैंने वहां मिनरल वाटर का एक बॉटल देखा और बॉटल के स्टिकर पे लिखा था, वी गिव इट बैक टू द नेचर मोर देन व्हाट वी टेक। स्टेटमेंट सुना, पढ़ा, समझ में नहीं आया। तो मैंने तुरंत, मेरे अंदर हमेशा से एक एटीट्यूड रहा, रिसर्च ओरिएंटेड एटीट्यूड, क्वेश्चनिंग एटीट्यूड, जिसको इस हैबिट को कहते हैं, इस अप्रोच को कहते हैं स्केप्टिसिज्म या फिर इंक्विजिटिवनेस। ठीक है, तो ये आदत क्या आदत होती है मैं आपको बताता हूं। तो अगर आपके अंदर हमेशा ना ऐसी एक इच्छा होती है, एक भूख लगती है कि यार मुझे ना नई चीजों के बारे में जानना है, मुझे इस चीज के बारे में पहचानना है, मतलब हाउ इज दिस पॉसिबल, हाउ इज इट डन, व्हाई इज इट डन, वेयर इज इट डन, तो हम, आप समझ लो कि आपके अंदर ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको इन चीजों से कुछ लेना देना नहीं है। प्लेन उड़ रहा है तो उड़ रहा है, क्या फर्क पड़ता है, अंदर बैठे प्लेन में, कुछ लेना देना। मैंने टिकट दे दी, उसको पूछो कि भाई तेरे को पता है प्लेन कैसे उड़ता, मैंने क्या करना है, मैंने कौन सा प्लेन उड़ाना है, मैंने टिकट दे दी, पैसे दे दिए, खत्म। ठीक है। पर कुछ लोग ऐसे होते नहीं, जब वो प्लेन में बैठे होते हैं, मेरे जैसे, मैं साफ बता रहा हूं, कन्फेशन कर रहा हूं, मेरे जैसे प्लेन में बैठे होते हैं भाई साहब, पूरा टाइम सोच रहे होते हैं कि ये प्लेन उड़ कैसे रहा है। अब मैं कॉमर्स से हूं, पर दिमाग में साइंस चलता है, इसकी फिजिक्स क्या है। जब सड़क पे गाड़ी चलती है तो टायर का फ्रिक्शन होता है सड़क के साथ, वो फ्रिक्शन की वजह से एक मोशन क्रिएट होता है और वो मोशन की वजह से गाड़ी आगे चलती है। जब पानी के ऊपर जहाज चलता है तो अंदर फ्रिक्शन होता है, समझ में आ रहा है, वो फ्रिक्शन होता है जो पानी को पीछे ढकलता है और जहाज को आगे ढकलता है। प्लेन में क्या होता है, ना टायर है ना कुछ है, तो कुछ तो होता होगा, कोई तो ऐसी चीज है जो थ्रस्ट पैदा करती है, कोई तो ऐसी चीज है जो लिफ्ट पैदा करती है, थ्रॉटल होता है वो। अरे ये फिजिक्स, अबे मतलब कभी मैं अपने पापा से भी कहूं ना, तेरे को क्या लेना देना, तेरे को क्या, तू बता तेरे को क्या लेना, प्लेन में बैठा है ना, प्लेन उड़ रहा है ना, तू पहुंच जाएगा, चुपचाप बैठ जा, खत्म कर, तेरे को क्या लेना देना। पर मेरा ऐसा नहीं था, तो मैंने ना वहां पर जाकर पूछ लिया, यार ये जो लिखा है ना आपने कि वी गिव इट बैक टू द नेचर मोर देन व्हाट वी टेक, मेरे को ना इसका मतलब नहीं समझ में आया, मेरे को ना इसका मतलब समझने का है, ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है। तो उन्होंने मेरे को बताया कि अंशुल, हम लोग एक
मिनरल वाटर कंपनी है, ठीक है। मिनरल वाटर कंपनी का रॉ मटेरियल क्या होता है, मतलब वो कौन सी चीज है, वस्तु है जिससे मिनरल वाटर बनता है, पानी। और पानी कहां से आता है, प्रकृति से आता है, नेचर से आता है। तो हम लोग हमारी कंपनी के लिए पानी जो है वो बोरवेल से लेते हैं, जमीन में बोरवेल करते हैं और अंडरग्राउंड जो वाटर है उसको हम यूज करते हैं, फिर मल्टीपल लेयर में उसको फिल्टर करते हैं और फिर वो पानी को यूज करते हैं। पर उनका कहना है कि अंशुल यार, अगर जिस स्पीड से हम लोग पानी एक्सट्रैक्ट करते हैं उस स्पीड से हमारे कई बोरवेल सूख गए हैं और बाकी के भी सूख जाएंगे। मतलब अंशुल, एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा जिस दिन जमीन में पानी ही नहीं बचेगा, क्योंकि जिस तरीके से हम इसको एक्सप्लॉइट करें, नेचुरल रिसोर्स है ना, ये प्रकृति की एक रिसोर्स है, चाहे तेल हो, कोयला हो, कोई भी मिनरल हो, सोना चांदी हो या पानी हो, तो ये एक पॉइंट के बाद तो खत्म हो जाएगा। तो यार अंशुल, हमें ना फ्यूचर के बारे में सोचना है, क्योंकि अगर हमारा पानी खत्म होगा तो हमारा तो धंधा बंद हो जाएगा, और धंधा मतलब जीवन खत्म हो जाएगा, पानी तो जल ही जीवन है। तो उन्होंने कहा कि हमने क्या किया, हमने हमारी फैक्ट्री के आसपास जितने भी गांव है ना, इन सब गांव में अपने खर्चे पर, मतलब कंपनी के खर्चे पर, हम लोगों ने सबके घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा दिया। ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की मदद से अब जब इन गांवों में, क्योंकि बारिश अच्छी होती है, जब भी बारिश होगी ना तो बारिश का पानी वेस्ट नहीं होगा, वो बारिश का पानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के थ्रू दोस्तों वापस जमीन में चला जाएगा, और वही जमीन जहां से हम पानी लेते हैं वापस वहां पर वाटर का लेवल अच्छा हो जाएगा। वी गिव इट बैक टू द नेचर मोर देन व्हाट वी टेक। भाई साहब, अमेजिंग, सल्यूट है भाई साहब, सल्यूट है। ये थॉट रखना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, isn't it? क्या लगता है आपको इस चीज के बारे में, है ना? ये थॉट रखना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, that we give it back to the nature more than what we take। आपने ये सोच रखी है कि आप प्रकृति से जो ले रहे हैं, पहली बात तो आप एक्नॉलेज करें, एक्सेप्ट करें, आप ले रहे हैं उससे ज्यादा आप दे रहे हैं। दोस्तों ये बात तो सही है, एक कंपनी जो सोसाइटी से कमाती है उसको सोसाइटी को वापस देना चाहिए, और इसी के ऊपर बना है कंपनीज एक्ट के अंदर एक कानून। अब कंपनीज एक्ट जो है ये एक लॉ है, ये एक कानून है जो कंपनियों को अप्लाई होता है, बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है ना उसको। इस कानून का एक सेक्शन है, एक धारा है, सेक्शन 135। अभी आपको पढ़ना नहीं है, मैं तो जनरल नॉलेज की बात कर रहा हूं। ये सेक्शन एक चीज के बारे में बात करता है और वो टर्म का नाम है CSR। मैं आपको कहता हूं ना, हर रोज मैं आपको कुछ ऐसा कंटेंट देके जाता हूं जिसके ऊपर आप अपने स्कूल में, कॉलेज में ना, लिटरली बता रहा हूं, प्रेजेंटेशन दे सकते हो, स्पीच दे सकते हो, आर्टिकल लिख सकते हो, और आपका वट होगा अपने कॉलेज में, है ना, एक अलग ही वट होगा कि भाई साहब को इतना नॉलेज कैसे है। आज का मेरा टॉपिक है CSR, कॉर्पोरेट। वैसे तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी था, जो चाहो उठा लेना, ठीक है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, हिंदी में इसका मतलब होता है एक कंपनी का सामाजिक उत्तरदायित्व, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सेक्शन 135 कंपनी एक्ट का कहता है कि अगर आप एक कंपनी हो, अगर आप एक ऐसी कंपनी हो जिसने सोसाइटी, जिसने एक एक्स अमाउंट का सेल टर्नओवर किया है, जिसने एक एक्स अमाउंट का प्रॉफिट लेवल अचीव किया है, मतलब अगर आप एक ऐसी कंपनी हो जिसने एक एक्स अमाउंट का टर्नओवर किया है, एक एक्स अमाउंट का प्रॉफिट अचीव किया है, तो आपको हर साल कंपल्सरी कुछ अमाउंट, कुछ परसेंटेज आपको खर्चा करना पड़ेगा सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के रिलेटेड कोई चीजों के लिए। दोस्तों 2020-21 में जब कोविड हुआ था, हम लोगों ने देखा था किस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनीज निकलकर सामने आ रही थी, गरीबों को खाना दे रही थी। सोनू सूद जैसे लोगों को हमने देखा था, यार सल्यूट है, हैट्स ऑफ है यार उस पर्सन को, सोनू सूद। और ऐसी कई कंपनीज भी थी जो लोगों का मेडिकल ट्रीटमेंट करा लिए, लोगों को उनके घर तक पहुंचा रही है, वो भी तब जब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं अवेलेबल था। खुद के पैसों पे स्पेशल बसेस हैं, प्लेन तक बुक किए गए भाई। हमने देखा, मतलब हमने देखा कि जब जरूरत आन पड़ती है तो कैसे सब लोग एक साथ आते हैं, वो हमने विटनेस किया था कोविड के समय में। कंपनीज वैक्सीन्स लगवा रही है अपने एम्प्लॉइज को, पीपी किट्स बांटे जा रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज बनाई जा रही है।
जहां हॉस्पिटलों की कमी पड़ गई थी, वहां पर कंपनी ने अपने कैंपस में टेम्परेरी हॉस्पिटल सेट किए थे, दवाइयां मुहैया कराई थी, जिनकी डेथ हो गई है उनकी अंतिम क्रिया करने का इंतजाम किया गया था, क्योंकि काफी बार तो ऐसी हालत हो गई थी कि डेड बॉडीज को लिटरली नदियों में फेंक दिया गया बिकॉज दे वर इन्फेक्टेड। काफी बॉडीज को तो कहते हैं ना अंतिम संस्कार तक नसीब नहीं हुआ था। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका एक और एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, हैरान हो जाओगे। हम लोग कहते हैं कि 1947 में हमारा देश आजाद हो गया, ठीक है। ये एग्जाम्पल है पुणे का, ठीक है। 2016 में मेरी सिस्टर की शादी थी। मेरी सिस्टर है, मुझसे छोटी है, शी इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड शी स्टेज इन स्विट्जरलैंड नाउ। तो उसकी शादी थी 2016 में। तो शादी थी पुणे में, मैं पुणे में रहता था, 2020 तक मैं पुणे में रहता था। मेरी एजुकेशन पुणे से हुई है। आई एम बॉर्न इन जोधपुर राजस्थान एंड माय एंसेस्टर्स, दादा दादी जो है पैटर्नल जो है, दे बिलोंग फ्रॉम अमरावती महाराष्ट्र। अभी भी मैं अमरावती जा रहा हूँ दिवाली के लिए, वहीं से आपकी क्लासेस लूंगा, हम लोग वहां सेलिब्रेट करते हैं। फिर मैं एजुकेशन के लिए पुणे गया, पुणे रहा। पुणे में मैंने मेरा पहला जॉब किया डेलॉइट में। उसके बाद में मैं फॉरेन में गया था, वहां पे रहता था 1 साल, वहां पे जॉब किया। वापस मन नहीं लगा क्योंकि पैसा बहुत कमाए, 1 करोड़ रुपए साल का पैकेज था। वापस आया इंडिया में, पुणे में, क्योंकि पढ़ाने में मन लगता था। मुझे लगता था कि यार नॉलेज है अगर आपके पास तो उसको पढ़ाना चाहिए। और सर अब्दुल कलाम आजाद जी ने कहा है, मैं आज उनको याद कर रहा हूं लिटरली, कि हमारे देश के जो सबसे बेस्ट ब्रेन्स होते हैं ना, उनको ना टीचर बनना चाहिए, बिकॉज वो ना अपनी तरह कई सारे बेस्ट ब्रेन्स बना सकते हैं। तो फिर मुझे ना किक नहीं मिली थी फॉरेन में, मैं वापस इंडिया में आ गया और मैंने पढ़ाना चालू कर दिया। तब मैं पुणे में रहता था। 2020 के बाद फिर मैं बैंगलोर शिफ्ट हुआ और फिर 2024 1 जनवरी 2024 से अब मैं इंदौर में रह रहा हूं। और अब जब एकाग्रता अड्डा का कोलैबोरेशन हो चुका है तो मैं हर महीने 1 हफ्ता गुड़गांव में रहता हूं। तो महीने में 3 हफ्ते रहता हूं मैं इंदौर में, 1 हफ्ता रहता हूं गुड़गांव में। फैमिली मेरी इंदौर में है, मम्मी पापा आते जाते रहते हैं, अमरावती महाराष्ट्र में रहते हैं। अभी दिवाली पे मैं वहां पर जाऊंगा। ये पूरी मेरी रामकथा इन शॉर्ट। नाउ अंडरस्टैंड, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में समझ में आ गया। 2016 में सिस्टर की शादी हुई। शादी हमने की थी एक होटल में, 5 स्टार होटल थी। पुणे में एक एरिया उसका नाम है चाकन, इंडस्ट्रियल एरिया है। वहां के लोग कहते हैं साकन, चाकन, एंड दे प्रोनाउंस इन अ डिफरेंट वे। इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां एक नया 5 स्टार होटल खुला था। तो वी वर जस्ट सर्चिंग फॉर अ गुड वेडिंग वेन्यू और हमें वो वेन्यू मिला। उसने कहा चलो वहां करते हैं शादी। अब आप इमेजिन करो, पुणे इतना बड़ा शहर, भारत इतना बड़ा देश, 1947 में भारत आजाद हुआ। 2016 का मैं आपको यह किस्सा बता रहा हूं। पुणे से मात्र 60-70 किलोमीटर दूर पर एक गांव था जिस गांव में बिजली नहीं आई थी। कैन यू इमेजिन दिस? आजादी के 60-70 साल बाद भी एक सवाल दिमाग में गूंजता है कि क्या हम सही मायने में आजाद हुए हैं, जहां पर हमारे एक इतने बड़े शहर से मात्र 60-70 किलोमीटर दूर शहर में बिजली नहीं आई थी। जिस 5 स्टार होटल में हमने शादी की थी ना, उस 5 स्टार होटल ने, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, अपने खर्चे पे उस गांव में एक पावर प्लांट सेटअप किया। ना सिर्फ एक पावर प्लांट सेटअप किया, बल्कि उस गांव के हर एक घर में उन्होंने इलेक्ट्रिक का कनेक्शन पहुंचाया। मतलब ये खर्चा जो उन्होंने किया है ना, इट इज अ CSR इनिशिएटिव, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का इनिशिएटिव। हर एक कंपनी को यह समझना चाहिए कि मैं जो कमा रहा हूं, मैं जो अर्न कर रहा हूं, इस सोसाइटी से अर्न कर रहा हूं। जब मैं कहता हूं सोसाइटी, मतलब मैं सोसाइटी के हर एक रिसोर्सेज को अर्न कर रहा हूं। मैं इस हवा को यूज कर रहा हूं, मैं जमीन को यूज कर रहा हूं, मैं अपनी इस प्रक्रिया में, प्रोसेस में, मैं अपने एनवायरमेंट को डैमेज कर रहा हूं, मैं पेड़ों को शायद नुकसान पहुंचा रहा हूं, मैं पोल्यूशन फैला रहा हूं। तो मैं इनडायरेक्टली इंसानों को भी नुकसान पहुंचा रहा हूं, जानवरों को भी नुकसान पहुंचा रहा हूं। मतलब मैं सोसाइटी को एट लार्ज यूज कर रहा हूं, एक्सप्लॉइट कर रहा हूं। तो मेरा कुछ उत्तरदायित्व बनता है इस सोसाइटी के प्रति। तो दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच डील्स विद CSR एक्सपेंसेस इज नोन एज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। एंड नाउ वी कम टू द लास्ट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। दोस्तों यहां पर वापस मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक पे बात कर रहा हूं। आप अगेन वट से कॉलेज में आर्टिकल दे सकते हो, प्रेजेंटेशन दे सकते हो। मैं आपको अभी यहां पर सिखाने वाला हूं 5M फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मैंने आपको पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं कि मैं ये जो सीरीज ले रहा हूं ना बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग की,
इसका सिर्फ सीए से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए ये वीडियोस आपको कॉमर्स अड्डा और सीयूईटी अड्डा पे भी मिल रही है। आप देख रहे हैं, मैं पिच कर ही नहीं रहा हूं। सीए कोर्स ना सिंपल है, जिस दिन यहां से निकलेगा उसी दिन डिसीजन लीजिएगा और उसी दिन कोर्स कीजिएगा। मैं बता रहा हूं, उस दिन मैं लिखित में दे दूंगा, आप सीए बन जाओगे। लेकिन यहां से नहीं निकला ना, किसी का सुनकर या किसी का देखकर बराबरी कर कर सीए कीजिएगा तो कभी नहीं निकलिएगा, समझिएगा। ये बेसिक समझ लो, ये सीए की एक झलक है, ट्रेलर है। सीए में ऐसे पढ़ाई होती है और ये नादान परिंदा ऐसे ही पढ़ के पास हुआ है। बहुत ज्यादा मीडियम स्टूडेंट था भाई मैं, और मैथमेटिक्स का तो फुल ऑन डर। फिर भी मैं देखो फर्स्ट अटेम्प्ट में इंडिया की 2 बहुत डिफिकल्ट और प्रेस्टिजियस डिग्री मेरे पास है, सीए और सीएस। आपके सामने खड़ा हूं, 12 साल से पढ़ा रहा हूं, सक्सेसफुल टीचर हूं। बाकी मेरे बारे में जानना चाहते हो, कौन सी गाड़ी चलाता हूं, क्या करता हूं, शादीशुदा हूं कि नहीं हूं, नेटवर्थ कितना, इन्वेस्टमेंट, सैलरी, यही सवाल आप लोग मेरे बारे में गूगल पे पूछते हैं। गूगल पे इसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे, कितने सही है गलत है वो पता नहीं, ठीक है। हम लोग अभी यहां पर देख रहे हैं 5M फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब क्या है? बात बहुत सिंपल है दोस्त, मैं कोई भी काम करता हूं ना, तो कोई भी धंधा करता हूं, बिजनेस करता हूं, तो वो करने के लिए ना मुझे कुछ रिसोर्सेस की जरूरत होती है। कुछ रिसोर्सेस जिसको मैं कहता हूं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन का यहां पर तात्पर्य मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मैं प्रोडक्शन एक्टिविटी कर रहा हूं। अगर मैं सर्विस इंडस्ट्री में हूं तो भी मुझे इन 5 चीजों की जरूरत है। अगर मैं कोई चीज बेच रहा हूं, ट्रेडर हूं, ट्रेडर मतलब जो चीज खरीदता है और एज इट इज बेचता है, तो भी इन 5 चीजों की जरूरत है। और अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं, प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर कौन होता है? जो पहले कोई चीज बनाता है और फिर उसे बेचता है, तो भी इन 5 चीजों की जरूरत है। कुल मिलाकर धंधा करने का मतलब ये 5 चीजें मुझे चाहिए, इसीलिए इन 5 को क्या कहते हैं हम लोग? 5M फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सबसे पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि आप फोटो से यहां देख सकते हैं, वो है मनी। कोई भी काम कीजिएगा, कोई भी धंधा कीजिएगा, सबसे पहले पैसा चाहिए उसके लिए। दूसरी चीज पता है क्या है? मटेरियल। मैं जो भी काम कर रहा हूं, बिजनेस कर रहा हूं, मुझे उसके लिए मटेरियल चाहिए। अरे भाई साहब, सर्विस इंडस्ट्री का एग्जांपल ले रहे हो, पैथोलॉजी लैब का एग्जांपल ले लो, जहां पर ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, एक्सरे होता है, सोनोग्राफी होती है, एमआरआई होता है। आप देखिए, ये जो अपने फोल्डर्स होते हैं जिसमें आपको एक्सरे डाल के देते हैं, जो अपनी फाइलें होती है जिसमें रिपोर्ट डाल के देते हैं, नहीं क्या ये उसके ऊपर अपनी मशीनरी का फोटो दिखाते हैं? क्यों दिखाते हैं? क्योंकि ये उनके लिए एक यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन बनता है। ये उनकी स्पेशलिटी दिखाते हैं कि हमारे यहां पे अत्याधुनिक मशीनें हैं, जापान से लाई गई मशीनें हैं जो आपको एकदम एक्यूरेट रिजल्ट निकाल कर देगी। तो तीसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है मशीनरी। जब मैं कहता हूं मशीनरी, तो मशीनरी से मेरा तात्पर्य है आपकी एसेट्स, है ना। अगली क्लास के अंदर हम बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज देखेंगे, वहां पर और भी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा एसेट्स का मतलब क्या होता है। अभी के लिए समझ लीजिए प्रॉपर्टी, है ना। तो जैसे ये जो पैथोलॉजी लैब है, इनकी जो मशीनें हैं वो उनकी एसेट्स हैं। काफी बार लोग क्या करते हैं, डॉक्टर बहुत अच्छा है, पर अगर वो डॉक्टर अच्छे अस्पताल में नहीं बैठता, डॉक्टर को नहीं दिखाते, उनको नहीं जाते वहां पे। अस्पताल अच्छा होना चाहिए, मतलब बड़ा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, एयर कंडीशन होना चाहिए, सारी सुविधाएं वहां पर अवेलेबल होनी चाहिए। महंगा रहा तो चलेगा, लोग एक्स्ट्रा पैसा देने को तैयार है, बट सर्विसेज लोगों को अच्छी चाहिए, एसेट्स। तीसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। चौथा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है उसको कहते हैं मैन पावर। मैन पावर का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्सेस। दोस्तों यहां पर ना 2 टाइप के बिजनेसेस को मैं आपको, 2 टाइप की इंडस्ट्रीज को मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा। एक जिसको कहते हैं कैपिटल या फिर मशीन इंटेंसिव इंडस्ट्री। कैपिटल इसका लिंक होता है पैसों के साथ, और मशीन इसका लिंक होता है मशीन के साथ। तो अगर मुझे बड़ी मशीन्स खरीदनी है तो उसके लिए काफी सारा पैसा चाहिए, इसीलिए इसको कहते हैं कैपिटल इंटेंसिव या मशीन इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। दोस्तों ये वो इंडस्ट्रीज होती है जिसमें बहुत पैसा लगता है और सारा काम मशीनों से किया जाता है। क्लासिकल एग्जांपल है कार असेंबलिंग फैक्ट्री। कभी आप देखिएगा कार बनती कैसे है। कार बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको कार मैन्युफैक्चरिंग नहीं, कार असेंबलिंग कहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, यार हमारे कार के पंचर बनाने में 15-20 मिनट लग जाते हैं। आपको हैरानी होगी कि 10 मिनट में एक कार बनती है एक फैक्ट्री में, 10 मिनट में। मजाक चल रहा है? पंचर नहीं बनता 10 मिनट में, कार बन जाती है 10 मिनट में, क्योंकि रोबोटिक टेक्नोलॉजी यूज होती है, रोबोट्स यूज होते हैं।
तो अगर आपको ऐसी मशीन चाहिए, हाईली टेक मशीन चाहिए, ऑटोमेटेड मशीन चाहिए, तो उसके लिए बहुत पैसा लगेगा। तो एक ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जो पूरी तरह मशीन पे डिपेंडेंट होती है, बहुत पैसा लगता है, उसको कहते हैं कैपिटल इंटेंसिव या मशीन इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। दूसरी उसको कहते हैं ह्यूमन इंटेंसिव या फिर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। ये वो इंडस्ट्रीज होती है दोस्तों जहां पर मशीनों से नहीं इंसानों से काम होता है। एग्जांपल है टीचिंग इंडस्ट्री, टीचिंग इंडस्ट्री। एग्जांपल ले लीजिए सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज, जहां पर आपको सॉफ्टवेयर के इंजीनियर्स लगते हैं जो बैठकर सॉफ्टवेयर बनाते हैं। एग्जांपल ले लीजिए बॉलीवुड, है ना। तो ये हो गई लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। तो मेरा मैन पावर, मेरा जो ह्यूमन रिसोर्स है ना, ये बहुत बड़ी चीज है दोस्त, बहुत बड़ी चीज है। काफी बार हम किसी डॉक्टर के यहां इसलिए नहीं जाते, डॉक्टर बहुत अच्छा है, पर फिर भी हम डॉक्टर के यहां पता है क्यों नहीं जाते? क्योंकि उसका जो रिसेप्शनिस्ट है ना, कंपाउंडर है ना, सीधे मुंह बात नहीं करता, ढंग से बात नहीं करता, तो उस कंपाउंडर के चक्कर में वो डॉक्टर का पत्ता कट जाता है। मतलब वो डॉक्टर के एंगल से अगर आप देखोगे तो उसका मैन पावर कमजोर पड़ रहा है। कहीं कहीं पे किसी किसी रेस्टोरेंट में जाने का मन इसीलिए करता है क्योंकि वो रेस्टोरेंट का स्टाफ बहुत ढंग से बात करता है। आइए, पधारिए, आइए आइए, क्या लेंगे यार? अरे नहीं, ये तो ट्राई करना ही पड़ेगा, हमारे यहाँ की स्पेशलिटी है। यार बात ही ऐसी करते हैं यार कि दिल को छू जाता है, मना ही नहीं कर सकता। मैन पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। तीर से निकला कमान और मुंह से निकली जुबान, वापस नहीं ली जा सकती मेरे दोस्त। तो ये दोनों चीजें सोच समझ कर चलानी चाहिए। तीर से कमान भी और मुंह से जुबान भी इंपॉर्टेंट है। और पांचवा जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फिफ्थ एम, वो है मैनेजमेंट, जो अभी हमने डिस्कस किया है। अच्छे अच्छे बिजनेसेस जिनका प्रोडक्ट अच्छा था, जिनका सेल्स अच्छा था, मार्केटिंग अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, फेल हो गए बिकॉज ऑफ पुअर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज है। एक स्टेटमेंट मेरा सुन लेना, याद रख लेना, बस क्लास एंड होने वाला है। इफ यू फेल टू प्लान, यू प्लान टू फेल। ये याद रख लेना, आज का सबसे बड़ा टेक अवे। इफ यू फेल टू प्लान, यू प्लान टू फेल। मतलब अगर आप बिना प्लानिंग के काम करेंगे तो आप समझ लीजिए आप फेल होने के लिए काम कर रहे हैं। समझ रहे? सो दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच डील्स विद एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू ह्यूमन रिसोर्सेज, मैन पावर से रिलेटिंग जो खर्चा होता है उसकी जो ब्रांच होती है उसको कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। तो भाइयों बहनों, देवियों सज्जनों, माताजी पिताजी, ताऊ जी ताई जी, भुआ फूफी, सबको मेरा प्रणाम। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी, ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे होंगे। आज हमारा मात्र तीसरा लेक्चर है और थर्ड लेक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से आपको नॉलेज इंपार्ट किया है। लेक्चर्स अगर अच्छे लग रहे हैं तो ही वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जिंदगी में 3 शब्द कहने में कभी कंजूसी मत कीजिए, बिकॉज इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। अगर आपके लिए किसी ने कोई काम किया है तो थैंक्स जरूर कहे, किसी की कोई चीज अच्छी लगी है तो उसे अप्रिशिएट जरूर करे, उसका प्रोत्साहन बढ़ेगा। और तीसरा, कभी हो खुद से कोई गलती तो क्षमा जरूर मांगे। जाने से पहले कहूंगा सिर्फ इतना, पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ना बंद तो सीखना बंद और सीखना बंद तो आगे बढ़ना बंद। फिर से मुलाकात होगी आपसे शाम को 6 बजे। लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जैसे आपको ये नॉलेज का, ये लेक्चर्स का बेनिफिट मिल रहा है, सबको बेनिफिट मिलना चाहिए। और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आज